गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे 28 अप्रैल के करंट अफेयर। आई होप कि आप सब बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सुबह का सुविचार जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा और एकाग्रता के लिए ध्यान करना जरूरी है। यानी अगर आप एकाग्र होना चाहते हैं तो एकांत में बैठिए और ध्यान करिए, अपनी कमियों पर फोकस करिए और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करिए। क्योंकि ध्यान करेंगे, ध्यान करने से हमारी जो इंद्रियां होती है वो हमारे नियंत्रण में होती हैं और इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है और उस एकाग्रता बढ़ने की वजह से ही हम पढ़ने में माहिर हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, अपनी कमियों को ढूंढ लेते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं विचारधारा के साथ में स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन करते हुए मैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के बारे में, जो हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार भी 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन स्पेशली मनाया जाता है कि जहाँ पर हम जाकर काम करते हैं वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हमारी स्वास्थ्य की परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल होनी चाहिए। तो इसके लिए ही पूरी दुनिया में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में मनाया जाता है 28 अप्रैल को। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो स्टार्टिंग करी गई थी 2003 में और इसके बाद से ही इसको हर साल मनाया जाता है। 2023 की जो इस थीम है वो क्या है देख लेते हैं। तो अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एट राइट एट वर्क के साथ में हम जो है इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इस दिन को मैं एक और बता दूं कि इस दिन को हम इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स और इंटरनेशनल वर्कर्स मेमोरियल डे के रूप में भी मनाते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे के बारे में, जो हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी को बढ़ाना आईसीटी में, यानी जो टेक्निकल फील्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है, उसमें हमारी जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाना, उनके करियर को आगे बढ़ाना, उनको उसकी जानकारी देना, इन सब विषयों के साथ में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो क्या है? डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए डिजिटल कौशल। इसके साथ में हम इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है उसके द्वारा 8 अप्रैल 2011 को इस दिन को मनाने की घोषणा करी गई थी और उसके बाद से ही इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे को हम मना रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि ये स्पेशली हमारे लड़कियों को प्रमोट करने के लिए, हमारी जो गर्ल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, बिजनेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर इनको कंप्यूटर के फील्ड में इनको जानकारी मिले और डिजिटली ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस कर सके, अपने आप को बढ़ावा दे सके, इस विषय पर मनाया जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका काम ही है, नाम से जैसा हमें समझ में आ रहा है, कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड काम करती है। इसकी स्थापना 1865 में करी गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हमें देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया में दूरसंचार और सूचना नेटवर्क का विकास करना, उसका उपयोग करना और आज के टाइम में जैसा कि हम सबको पता है कि डिजिटली क्राइम हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोक सकें, इन सब मुद्दों पर चर्चा करना है। ये 3 सेक्टर्स में काम करता है: रेडियो संचार क्षेत्र, दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र और विकास क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों के साथ में मिलकर काम करता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। अब हम बात कर रहे हैं पंकज सिंह के बारे में।
जिनको भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पंकज सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बेटे हैं, जिनको भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। साथ में जो मनिंदर पाल सिंह है उनको महासचिव चुना गया है, और केरल से सुदेश कुमार है उनको कोषाध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, इसके अलावा यूपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, केरला और तेलंगाना से दो दो मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के बारे में बात करें, यानी CFI के बारे में बात करें, तो एक तरीके से एक राष्ट्रीय निकाय है और जिसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। जैसा कि हम सबको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये भारत में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साइकिलिंग से रिलेटेड जो गेम्स है, साइकिलिंग के से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, उसको बढ़ावा देने का काम करती हैं, उनको विकास करने का काम करती हैं और उनको विनियमित करने का काम भी करती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो CFI है वो सड़क दौड़ के रूप में साइकिलिंग को, ट्रैक साइकिलिंग को और माउंटेन बाइकिंग, BMX कार्यक्रमों के सहित बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन करती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO बनाए गए हैं। CEO का मतलब क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं बार बार बताती हूँ, ठीक है। तो CEO बनाए गए हैं हरिहर मिश्रा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो एसोसिएशन फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ये कैसी कंपनीज होती है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन यानी एसेट जो होती है, जो किसी वजह से कुछ कानूनी प्रक्रिया में फंसी है या कुछ भी वहां पर कुछ नेगेटिव चीजें हैं, तो उस एसेट को लेना इस कंपनी का काम है, फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है ना। तो इसी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास आज के टाइम में 28 ARC पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है, जो इन फील्ड में काम करती हैं, यानी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शंस करने का काम करती हैं। ARC के बारे में बात कर रहे हैं। ARC यानी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पहली बार इस तरीके की कंपनी 2003 में आई थी और तब से इसकी संख्या लगातार बढ़ती आ रही है। और आज जैसा कि हमने अभी ही बताया आपको कि आज के टाइम में 28 जो है ARC कंपनीज रजिस्टर है भारतीय रिजर्व बैंक में, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती हैं? देखिए, बैंक से टाई अप करती हैं। टाई अप करने के बाद में जो एसेट्स हैं, जो किसी वजह से किसी कानूनी प्रक्रिया में फंसे हैं या किसी भी वजह से खराब हो चुके हैं या कोई विवाद है, तो उसको सुलझाती हैं और उसके बाद बैंकों से टाई अप करती हैं और इस तरीके से उस जो एसेट है उसको एक तरीके से कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके और बैंकों को भी फायदा हो सके। अब हम बात कर रहे हैं प्रधान नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अभी हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ पढ़ी थी, ये मैंने ही बताया था आपको कि जो हमारी राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ का जो प्रगति मैदान है, वहाँ पर वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो उसका उद्घाटन कर दिया गया है, वर्चुअली किया गया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो वर्चुअली उद्घाटन किया गया है, इसमें मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ साथ में जो सार्क है, आसियान है और जो अफ्रीकी देश है, उसके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। दलाई लामा ने अपने आवास पर पर्सनली रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी आप देख सकते हैं कि 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है दलाई लामा को, उनके घर पर, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्य हैं उनके द्वारा। और जैसा कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं, अवार्ड को देते हुए दलाई लामा को देख सकते हैं और जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, ये जो टाइम था, इस समय जो आई थी, यानी जो इस फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं, मतलब कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं, उनका नाम क्या है? एमिली ए अबेर्रा है। और साथ में इस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? तो सुसाना बी अफान है। ये दोनों ही पुरस्कार लेकर आई थी देने के लिए। और
1959 में जब फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था दलाई लामा को, तो उस टाइम पर इनके भाई थे ग्यालो थोंडेन, उन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार किया था। ठीक है, और इसके बाद से जैसा कि हम सबको दलाई लामा के बारे में अच्छे से पता है कि वो धर्म गुरु है तिब्बत से रिलेटेड, और तिब्बत की जो तिब्बत है उसको बचाने के लिए चीनी साम्राज्य है, साम्राज्यवाद है, उससे बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाए थे, जिसकी वजह से इनको निर्वासित कर दिया गया था तिब्बत से, और ये आकर तब से भारत में बस गए हैं। दलाई लामा के बारे में बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म है, ठीक है ना, यानी एक तरीके से जो राजकीय धर्म है वहाँ का तिब्बत का, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दलाई लामा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से आते हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है उनकी तिब्बती लोगों की नजर में। जो दलाई लामा शब्द है, अगर उसका हम संदेह विकसित करते हैं तो दो शब्द निकल कर आता है, दलाई प्लस लामा। ठीक है, तो दलाई का मतलब क्या होता है, महासागर, और लामा का मतलब होता है शिक्षक या गुरु या संरक्षक। ठीक है ना, और साथ में ये बोला जाता है दलाई लामा के लिए, जो अभी प्रेजेंट के दलाई लामा है, 14 नंबर के दलाई लामा है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, इनके लिए बोला जाता है कि ये जो बोधिसत्व थे जिनका नाम था अवलोकितेश्वर, उनके अवतार है, ऐसा कहा जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जब दलाई लामा सिर्फ 2 साल के थे तभी इनकी पहचान दलाई लामा के रूप में हो गई थी, और इसके बाद 1950 में इनको सिंहासन पर बिठाया गया था, और 1959 में चीनी शासन के खिलाफ जब इन्होंने विद्रोह किया तो उसकी वजह से इनका निर्वासन हो गया, और ये भारत में आकर तब से बसे हुए हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं मिल रही होगी, बट कोई बात नहीं, आपको कंटेंट समझाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि मेरा गला काफ़ी दिनों से खराब चल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। स्पेशली ये दिया जाता है 6 श्रेणियों में, यानी आपको 6 श्रेणियां डिसाइड है जिसमें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरकारी सेवा में, सार्वजनिक सेवा में, सामुदायिक नेतृत्व कोई कर रहा है, पत्रकारिता कर रहा है, या कोई क्रिएटिविटी, कुछ आर्ट है, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करने का काम कर रहा है, तो इन सभी हिस्सों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो एशिया वाला एरिया है, यानी जो एशिया वाला एरिया है, वहां के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसी भी संगठन को दिया जा सकता है और किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। इसकी स्थापना 1957 में करी गई थी, और इसका जो नाम रखा गया है वो फिलीपीन के राष्ट्रपति थे, दिवंगत राष्ट्रपति जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, उनके द्वारा उनके नाम पर रखा गया था, और ये पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा। देखिए, भारत सरकार ने, स्पेशली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनुमोदित किया था, यानी उन्होंने बोला था कि जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उसको अपग्रेड कर दिया जाए, और उसको 9 रत्न, जो हमारा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है उसमें उसको 9 रत्न की उपाधि दी जाए, यानी 9 रत्न में अपग्रेड कर दिया जाए रेल विकास निगम लिमिटेड को। तो इसको अपग्रेड कर दिया गया है, और 26 अप्रैल 2023 से ही रेल विकास निगम लिमिटेड 9 रत्न कंपनियों में आ गई है भारत की। और अभी जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो इस टाइम पर पूरे भारत में 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, कितनी है, 13 नवरत्न कंपनियां हैं, और 13वीं नंबर की नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड। ओके है, देखिए, जो नवरत्न कंपनियां होती हैं वो ऐसी कंपनियां होती हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, जिसमें भारत सरकार उनको ये अधिकार देती है कि वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए और अपने द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए जो भी निर्णय है वो ले सकती हैं। ठीक है ना, और नवरत्न, जैसा कि हम सबको पता है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कितने नवरत्न हैं, तो 13 नवरत्न हैं, जिसमें से कुछ के नाम दिए गए, और आगे की स्लाइड में पूरी डिटेलिंग दी गई है कि वो कौन से नवरत्न कंपनियां हैं भारत की।
तो देखिए भारत की जो 9 रत्न कंपनियां हैं 2023 की ये जो सूची है वो ली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वीडियो पॉज करके आप पूरी तरीके से भारत की जितनी भी 9 रत्न कंपनियां हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इनकी संख्या जरूर याद रखिएगा। 13 नंबर की 13 नवरत्न कंपनियां हैं पूरे भारत में। और अभी जिसने ज्वाइन करा है इस इंडेक्स को वो कौन है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। देखिए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ओडिशा एफसी के बारे में, यानी ओडिशा फुटबॉल क्लब के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने जो बैंगलोर की टीम है, यानी बैंगलोर का जो फुटबॉल क्लब है उसको हराया और उसको हराने के बाद ही हीरो सुपर कप 2023 को जीत लिया है। और साथ में ही ओडिशा कप जो उड़ीसा ने ये जीत हासिल करी है, तो इसलिए ओडिशा एफसी विजेता हो गई, उप विजेता बेंगलुरु एफसी हो गई। और टूर्नामेंट के हीरो कौन है? तो डी एको मॉर्सियो है, जिनकी वजह से ओडिशा एफसी जीत पाई है। देखिए हम ओडिशा एफसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता ही है कि ओडिशा एफसी ने हीरो सुपर कप जीत लिया है 2023 का। तो इसके बाद जो इसका दूसरा मैच होने वाला है, इसके बाद अब ये किसके साथ खेलेगी? तो 29 अप्रैल को मैच होगा गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब के साथ में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसा हम सबको पता है कि जब कोविड-19 आया था भारत में, तो उस समय पर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही इस नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी गई है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि 2020 में भारत का जो चिकित्सा उपकरण क्षेत्र था उसका बाजार कितना था? तो 11 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, है ना। और 2030 तक ये बोला गया है कि इसका जो ये व्यापार है या ये जो बाजार है वो 11 बिलियन डॉलर से बढ़कर 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का भी उद्देश्य है। यानी सीधे 11 बिलियन से हम बढ़कर कहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? तो 11 बिलियन से पहुंचकर हम 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी बनाई गई है 2023 के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो बनाई गई है इसमें किन बातों को ध्यान में रखकर इस पॉलिसी को बनाया गया है, या ये पॉलिसी किन बातों के ऊपर काम करेगी वो देख लेते हैं। तो 6 स्ट्रेटजीज हैं जिनको बूस्ट करना है मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में, ठीक है ना। यानी 6 फील्ड डिसाइड किए गए हैं मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में। पहला दिया गया है रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक है। फिर इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटेटिंग और इनोवेशन, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, साथ में ही ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना और ब्रांड की पोजीशनिंग देखना और अवेयरनेस बिल्डिंग करना। इन 6 सेक्टर्स में काम किया जाएगा इस पॉलिसी के माध्यम से। देखिए हम कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, इसके बाद जिस दल को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है या जिस दल के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर जाते हैं, उस दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार होता है स्पेशली, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही अपने केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट तैयार करता है। और आपको मैं बता दूं कि लोकसभा में सदस्यों की जितनी भी कुल संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं हो सकता है कैबिनेट में। इसका डिसीजन लिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनके नामों पर मुहर लगाई जाती है। कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कैबिनेट की नियुक्ति करी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो जिसको हम केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं, जो हमारे देश के संपूर्ण जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन मंत्रालयों से रिलेट करते हैं, उन विभागों से रिलेट करते हैं और उनके लिए नियम बनाते हैं और कानूनों को फॉलो करवाने का काम करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं, ये भी न्यूज़ हेल्थ केयर से रिलेटेड है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि मेडिकल कॉलेजों, जहाँ पर भारत में मेडिकल कॉलेज है
वहीं पर 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना करी जाएगी और इसमें जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, तो 1570 करोड़ रुपए की कॉस्ट आने की संभावना बताई गई है। ऐसा क्यों किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो नर्सिंग कॉलेज, जब नर्सिंग कॉलेज बन जाएंगे तो इसके साथ में ही जो नर्सिंग के फील्ड में जो युवा हमारे हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए पहले तो मौका मिल जाएगा और एक सस्ती गुणवत्तापूर्ण उनको एजुकेशन भी मिलने की संभावना बताई गई है। ठीक है। और साथ में ही नर्सिंग कॉलेजेस अगर साथ में ही होंगे, मेडिकल कॉलेज भी साथ में होंगे, तो दोनों दोनों मिलकर आपस में जो जनता है, जो लोग हैं, पब्लिक है, उनके लिए जो भी चिकित्सा से रिलेटेड सुविधाएं हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, वो अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट 2 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अच्छा, हम सबको अच्छे से पता है कि जो भारत की चिकित्सा प्रणाली है वो दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है और दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग आकर यहाँ पर इलाज कराते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हेल्थ केयर में भारत की उन्नति को बढ़ाने के लिए और साथ में ही जो नर्सिंग का फील्ड है उसमें भारत की पहचान विदेशों में भी है, आपको मैं बता दूं। साथ में ही नर्सिंग एजुकेशन को बढ़ावा देगा और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके लिए फैसिलिटीज और मोबिलिटीज को भी प्रोवाइड किया जाएगा, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना करी जा रही है भारत में। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी। एसडीजी क्या है पहले जान लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग 2015 में करी गई थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा करी गई थी और पूरी दुनिया में इन 7 लक्ष्यों का एक समूह बनाया गया था जिसको सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी कहते हैं। स्पेशली मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। वो लक्ष्य क्या है देख लेते हैं। तो गरीबी है, भुखमरी है, लैंगिक असमानता है, जलवायु परिवर्तन है, साथ साथ में ही लोगों को शिक्षा अच्छा मिले, स्वास्थ्य सेवा हो, स्वच्छ पानी मिले, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिले, आर्थिक विकास हो, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा मजबूत हो, जैव विविधता की हम रक्षा कर सके, शांति और न्याय के साथ में रह सके। इन सभी लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था इन 7 लक्ष्यों में, 17 लक्ष्यों में, यानी 17 गोल डिसाइड किए गए थे, सतत विकास लक्ष्य डिसाइड किए गए थे 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इसके लिए नए नए पॉलिसीज बनाना, नए नए काम करना और जो संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफ्को के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि इफ्को एक उर्वरक के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। तो 26 अप्रैल को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके उनके द्वारा इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड का शुभारंभ किया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो इफ्को है वो भारत के अलग अलग हिस्से में लिक्विड यूरिया बना रही है। लिक्विड यूरिया बना रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम देखते थे कि यूरिया बोरों में आती थी, है ना, यूरिया के बैग होते थे। तो जो 45 किलो का दानेदार यूरिया का बैग है उसको सिर्फ नैनो डीएपी के माध्यम से 500 मिलीलीटर में ही हम पूरा कर सकते हैं। और इसके उपयोग का तरीका क्या है, तो इसको हम एज इट इज नहीं छिड़केंगे पौधों पर, हम इसको छिड़कने के लिए पानी में इसको मिक्स करते हैं और उसके बाद हम इसको छिड़कते हैं पूरी फसलों पर। ठीक है, इस यूरिया को। तो यानी आप देख रहे हैं कि 45 किलो दानेदार यूरिया के बैग को हमने 500 मिलीलीटर नैनो डीएपी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को, जिन्होंने इसका उद्घाटन करा है। अच्छा, इफ्को के बारे में बात करें तो इफ्को हमें पता है कि ये ऐसी कंपनी है, सहकारिता क्षेत्र की कंपनी है जो स्पेशली भारत में सस्ते दामों पर उर्वरक बनाने का, यानी फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है। सहकारी समितियों का निर्माण ही इसीलिए किया गया कि जनता के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए, यानी जनता इसमें पार्टिसिपेट करे और मिलकर काम करे और बड़े पैमाने पर उत्पादन करे, जिससे कि जनता का विकास हो सके। जो कोऑपरेटिव्स है इंडिया के, यानी जो सहकारिता है इंडिया के, वो पूरे भारत में 100
32 लाख मीट्रिक जो टन्स है फर्टिलाइजर उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं पूरे भारत के। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा पार्ट, लगभग 90 लाख मीट्रिक टन्स का उत्पादन या प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो इफ्को द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इफ्को कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए फर्टिलाइजर बनाने के फील्ड में। हम इफ्को के बारे में बात कर रहे हैं। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1967 में करी गई थी, स्पेशली किसानों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण यानी हाई क्वालिटी के लिए फर्टिलाइजर बनाने के लिए। इसके अध्यक्ष दिलीप संघानी है। सहकारिता मंत्रालय के सचिव है ज्ञानेश कुमार। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे भारत में फर्टिलाइजर का निर्माण करने का काम करती है और इसके विपणन का यानी कि इसकी मार्केटिंग का काम भी करती है। और आज के टाइम में बहुत सारे जो फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कृषि रसायन है, बीज है ना, और कृषि से रिलेटेड जो मशीनरी है उसके भी निर्माण का काम और उसके व्यवसाय से रिलेटेड काम कर रही है इफ्को। देखिए, हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है, तो वीरेंद्र कुमार है। उनके द्वारा और साथ में ही श्री श्री रविशंकर के द्वारा एक संचालित एनजीओ है जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। तो इन दोनों के बीच में एक टाई अप हुआ है। टाई अप इसलिए हुआ है नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत, यानी भारत को नशा मुक्त किया जाए। भारत के जो युवा हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, जिनके बीच में नशा फैलता जा रहा है, उनको किस तरीके से रोका जाए। भारत सरकार ड्रग डिमांड रिडक्शन है उसके तहत ही इस समझौता को करा गया है। अच्छा, अब इसके द्वारा जो भारत के स्टेट हैं, यूटीज हैं, वहां पर इस तरीके से लोगों को, युवाओं को एजुकेट किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी इस जनरेशन में, और किस तरीके से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप किया जा सके, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा सके, जो उनका लाइवलीहुड सपोर्ट है वो किस तरीके से बढ़ाया जा सके। इन सब विषयों को लेकर इस समझौते के माध्यम से काम किया जाएगा। नशा मुक्ति भारत अभियान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 15 अगस्त 2020 में, और सबसे पहले इसको चलाया गया था भारत के जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले थे नशा से, 2072 जिले, वहां पर। इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य ही ये है कि किस तरीके से जो नशीली दवाएं हैं उनकी खपत को, उनके यूज को कम किया जा सके और उसके बाद से ही उनका पुनर्वास किया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि 2018 से लेकर 2025 के बीच में ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी बनाई गई है। यानी 2018 से लेकर 2025 के बीच में जो ड्रग डिमांड रिडक्शन है उसको कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच के बारे में, जिसका आयोजन भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो तट रक्षक जिला मुख्यालय हल्दिया में किया गया है। हल्दिया कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर किया गया है। 25 से 26 अप्रैल तक चला था सागर कवच। और मैं आपको बता दूं कि इसमें भारतीय नौसेना, बीएसएफ, समुद्री पुलिस, पश्चिमी बंगाल पुलिस, सीआईएसएफ और वन विभाग, मत्स्य विभाग, सीमा शुल्क, हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स, एमएमडी और विभिन्न खुफिया एजेंसियां भी शामिल थीं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ये 2 दिन तक एक्सरसाइज चली थी, और इसका उद्देश्य यह है कि किस तरीके से जो हमारा समुद्री कोस्टल एरियाज हैं उनमें उनको किस तरीके से बचाए रखा जा सके, उनकी सुरक्षा को किस तरीके से बिल्डअप किया जा सके। इन सब विषयों पर लेकर ये 2 दिन तक चलने वाला सागर कवच भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा अभ्यास कराया गया था। भारतीय तटीय सुरक्षा अभ्यास। देखिए, हम बात कर रहे हैं अजय वारियर 2023 के बारे में, जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और इसका 7वां संस्करण है जिसको जिसको आयोजित किया जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। स्पेशली उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उसके तहत प्रशिक्षित किया जाता है दोनों देशों की सेनाओं को। अभ्यास अजय वारियर 2023 के बारे में बात करें तो स्पेशली भारत की तरफ से एक पैदल सेना कंपनी होगी और ब्रिटिश सेना की समान शक्ति की एक इकाई के रूप में भागीदारी देखी जाएगी। स्पेशली इसमें ऑपरेशन
लॉजिस्टिक्स संयुक्त बल के अनुभव को साझा किया जाएगा और एक दूसरे के सामान्य हित के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के ऊपर बात की जाएगी। इन दोनों कंट्रीज के बीच में वेपन्स प्रैक्टिस, कॉम्बैट टैक्टिक्स, इक्विपमेंट, बैटल स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी और कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री है कोऑपरेशन कराया जाएगा, जो अंडर डिफिकल्ट कंडीशन के तहत इस मिशन को करेंगी, इस एक्सरसाइज को करेंगे। फ्रांस में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है ओरियन, ठीक है ना। तो इस ओरियन एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए जा रही हैं महिला पायलट शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह के बारे में बात करें तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है जो राफेल स्क्वाड्रन को उड़ाएंगी और साथ में ही मल्टी रोल एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट उड़ाकर इतिहास रचने की तैयारी करेंगी। साथ में मैं बता दूं आपको कि शिवांगी सिंह ने 2017 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करा था और इन्होंने राफेल उड़ाने से पहले इन्होंने मिग-21 बाइसन विमान भी उड़ाया है। देखिए जो शिवांगी सिंह है वो फर्स्ट वुमेन फाइटर बनी है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है राफेल को उड़ाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हिंदू त्योहार दिवाली को संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य ने आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है। यानी जो दिवाली है, दीपावली की छुट्टी है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में भी होगी। इसके लिए आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी गई है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य के सीनेटर थे ग्रेग रोथमैन और निखिल सावल। इनके द्वारा फरवरी में दिवाली को या दीपावली के दिन को राजकीय अवकाश घोषित करने के लिए कानून पेश किया गया था और ये बोला गया था कि जो पेंसिल्वेनिया है वहां पर लगभग 2 लाख दक्षिण एशियाई निवासी रहते हैं जो इस दिन एकत्रित होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, दीपावली को मनाने के लिए और अपनी जो चिंताएं हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको शेयर करने के लिए। तो इसी पर निर्णय लिया गया है और ये बोला गया है कि जो पेंसिल्वेनिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये स्टेट, वहां पर दीपावली के दिन छुट्टी रहेगी। पेंसिल्वेनिया के बारे में बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जब उत्तरी पूर्वी हिस्से को आप देखेंगे तो वहां पर देखने को मिल जाएगा। 12 दिसंबर 1787 में इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी हैसिलबर्ग है और इसका सबसे बड़ा शहर फिलाडेल्फिया है। फिलाडेल्फिया को संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म स्थान भी कहा जाता है। The Hindu festival Diwali is officially recognized as a state holiday by the state of Pennsylvania in the United States of America. Okay. WHO से रिलेटेड न्यूज है। WHO ने भारत की जो पंजाब में स्थित कंपनी है जिसका नाम है क्यूपी फार्माकेप लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया गया एक कफ सिरप है जिसका नाम है गुआइफेनेसिन, इसको लेकर अलर्ट जारी करा है और इसको बोला गया है कि इसमें 2 ऐसे नमूने पाए गए हैं। तो नमूने कौन से हैं देख लेते हैं। तो डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, इन दोनों की मात्रा की वजह से रेड अलर्ट जारी करा गया है और ये बोला गया है कि एक तरीके से स्लो पॉइजन है। अगर ये दिया जाता है तो धीरे धीरे ये शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां इकट्ठा कर देगा जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो भारत की ये कफ सिरप है गुआइफेनेसिन, इसकी गुणवत्ता पर प्रश्न उठाया गया है WHO के द्वारा। साथ में ये भी बता दूं आपको कि WHO ने ये भी बोला है कि भारत में बना जो कफ सिरप था, जो गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों को दिया गया था, तो वहां पर बच्चों की मौत का कारण भी बना था। भारत जो है सबसे लार्जेस्ट, पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनेरिक ड्रग्स के फील्ड में, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उनके बहुत सारे प्रोडक्ट पर नजर रखी जा रही है और ड्रग की क्वालिटी के ऊपर बात करी जा रही है WHO के द्वारा। देखिए ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघु राम ऑनर्ड किए गए हैं तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन अवार्ड से। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये संस्थापक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज के, है ना। और इनको ही प्रदान किया गया है, ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम को ही प्रदान किया गया है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन पुरस्कार से। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास अमिताभ घोष से रिलेटेड।
देखिए, अमिताभ घोष कोई भी बुक लिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है और इनकी बुक एग्जाम में ज़रूर आती है। तो इन्होंने एक नई नॉन फिक्शन किताब लिखी है जिसका नाम है स्मोक एंड एशेस। स्मोक एंड एशेस, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज, इस नाम की एक बुक लिखी गई है और ये प्रकाशित होगी 15 जुलाई को। प्रकाशित कौन करेगा? तो फोर्थ स्टेट नामक जो प्रकाशक है उनके द्वारा प्रकाशित करी जाएगी, हैपर कॉलोनीज की, जो हैपर कॉलोनीज से रिलेट करते हैं। अच्छा, अमिताभ घोष की जो ये बुक है स्पेशली एक ऐसी जर्नी के ऊपर डिपेंड करती है, आत्मकथा है, जो अफीम के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। यानी अफीम क्या है? एक नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाला एक पौधा है। तो इसका जो आर्थिक और सांस्कृतिक और हिस्टोरिकल जो फैक्टर है उसके ऊपर बात करी जा रही है। लोकप्रिय मलयालम अभिनेता है जिनका नाम है मामू कोया। इनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1979 को थिएटर ज्वाइन करा था और इन्होंने 450 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय करा था। इस सेशन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जो टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां पर जाकर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप नॉलेज के लिए भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, करते रहिए। आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है मेहनत करने की। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और शेयर तो ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सारा साथ दिया है, इतना सारा प्यार दिया है। बस आप बहुत ज़्यादा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहिए। तब तक के लिए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।